देखो बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और ये आपका 21 मार्च 2021 में द्वितीय पाली में हुआ था। इसमें देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस वृहद महाद्वीप को फिल इन द ब्लैंक्स नाम दिया। क्या नाम दिया था हमारा? हाँ, पैंथेलास नाम दिया था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पैंथेलास में क्या था कि ऐसा माना जाता था कि जैसे कि पृथ्वी है तो पृथ्वी के में जो है एक जगह पर सारे हमारे कंट्री थे, जैसे कि अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सब एक जगह थे। भारत, चाइना, सब कुछ एक जगह था और इधर इधर पूरा जो है पानी भरा हुआ था, एक जगह स्थित था। फिर क्या हुआ कि इनमें जो है समय जैसे जैसे बीतता गया, फोर्स जो है क्रिएट हुआ और ये सब आपस में इनका जो है विस्फोट हुआ और विस्फोट हो करके सब जो है छितरा गए, दूर दूर पर जा कर के हो गए। तो ये जो एक साथ पाया गया पृथ्वी में कि सारे जितने भी लैंड थे, ज़मीनें, वो एक साथ एक जगह इकट्ठी थी, बाकी सब ओशन से भरा था। तो इसी को हम लोग ये बोलते हैं पैंथेलासा। ठीक है ना? चलो, ये आपको समझ में आ गया। 1920 के दशक में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सुझाव दिया गया था। इसके अनुसार एक बड़ा भूभाग था जिसे पैंजिया कहा जाता था, जो पैंथेलास नामक एक बड़े महासागर से ढका हुआ था। ठीक है, तो ये जो भूभाग है इसी को पैंथेलियास बोलते हैं, पैंजिया बोलते हैं। पैंजिया, इसी को पैंजिया बोलते हैं, जो कि बहुत बड़े महासागर से ढका हुआ था जिसका नाम था पैंथेलासा। तो वही इसमें पूछ रहा था आपसे। तो दूसरा प्रश्न में देखो आपसे क्या कह रहा है कि समीकरण आपको दिया हुआ q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें क्या होंगे? तो आइए इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन है q माइनस आर का देखो एक्स स्क्वायर है और फिर जो है प्लस आर माइनस पी का फिर x है, फिर प्लस p माइनस क्यू इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर आपसे रूट्स ऑफ इक्वेशन की पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन आप कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि ये r माइनस पी ये x है और ये q माइनस आर है। तो अगर मैं इसमें x का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ और प्लस q माइनस क्यू इस वाले में जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस, देखो r माइनस पी वैसे लिख दे, प्लस q जोड़ दिया और घटा दिया। ठीक है, क्योंकि इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इसमें कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। p माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है r है, माइनस q वाले को एक साथ ले लेते हैं। तो ये q माइनस आर का एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस क्यू को देखो मैंने इसको और इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख लिया। अब बच क्या रहा है? ये और ये, तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ q माइनस पी। ठीक है, और ये ब्रैकेट बना दिया, ये x, फिर बाकी वैसे ही लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद जो है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस क्यू एक्स प्लस q माइनस पी एक्स प्लस p माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो q माइनस आर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस साइन भी कॉमन आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ मैं, ये माइनस साइन कॉमन हो गया, q माइनस आर देखो लिख दिया x प्लस यहाँ से भी अगर हम लोग q माइनस पी बने रहने देते हैं, यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? q माइनस पी हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? अब देखो उसके बाद यहाँ से जो है q माइनस आर जो है कॉमन ले लिया तो ये आ गया और x भी कॉमन ले लेते हैं। तो q माइनस आर और x कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर? सिंपली x बचेगा केवल और यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, है कि नहीं? और यहाँ पर अगर देखें तो q माइनस पी जो है कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, तो क्या बचेगा? x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। समझ में आ रहा? अब इन दोनों में देखो ये और ये कॉमन है, तो x माइनस 1 कॉमन लिया तो ये हो गया q माइनस आर एक्स प्लस q माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो अब या ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। तो इसको 0 के इक्वल किए तो x 1 आ गया, इसको किए
तो q माइनस आर एक्स प्लस क्यू माइनस पी इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस साइन में q माइनस पी होगा, अपॉन में ये q माइनस आर होगा। तो इसी माइनस साइन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर। तो ये x का एक वैल्यू आ गया और ये आ गया। तो इन दोनों में कौन सा आंसर मान्य होगा, p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर। हाँ, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखो इसके बाद हमारा सेकंड के बाद हमारा तीसरा प्रश्न है। इसमें भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है। ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण आवास, ग्रामों का विद्युतीकरण, कृषि विपणन। तो इसमें पहला वाला होगा, हाँ, ग्रामीण दूरसंचार। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, भारत निर्माण, भारतीय निर्माण राज्य सरकारों और पंचायत राज संस्थाओं के साथ साझेदारी में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए समयबद्ध योजना है। इसे 2005 में लॉन्च किया गया था। इसमें विचार के लिए 6 प्रमुख क्षेत्र हैं: जल, सिंचाई, सड़कें, टेलीफोन कनेक्टिविटी, ग्रामीण विद्युतीकरण और आवास। इस योजना के तहत शिक्षा शामिल नहीं है। यह एक केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। चौथा प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। तो इसमें कौन सा होगा, उपन्यास है। शेखर एक जीवन भारतीय लेखक सच्चिदानंद वात्स्यायन का एक अधूरा हिंदी भाषा का उपन्यास है, जिसे उनके कलम नाम अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। 2 भागों में प्रकाशित एक तीसरे भाग के साथ, जिसमें अभी तक दिन का प्रकाश नहीं देखा गया है। एक जीवन प्रकृति में अर्धजीवनी है और इसे अज्ञेय की महान रचना माना जाता है। अब इसके बाद देखो पांचवा जो है आपका क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। इसमें कह रहे हैं आपसे, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस के टचेज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये जो है इस पैराबोला को टच कर रहा है। तो इसको आप समझ लेते हैं कि समझो कि ये हमारा एक पैराबोला है और एक लाइन है जो कि इसको ऐसे टच करके जा रही है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल टू 2x प्लस के है, ये है। और कह रहे हैं कि ये जो पैराबोला है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो ये इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमें मिल जाएगा। तो हमें तो k पता करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस y की वैल्यू को इसमें फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये y स्क्वायर देखो 8x है, तो y की जगह 2x प्लस के रख दिया और ये स्क्वायर लगा दिया, 8x हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू के इक्वल टू 8x। अब यहाँ पर देखो अगर तो ये 4x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 टू जा 4x के, दिस इज 8x हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये k स्क्वायर है, ये k के टर्म में, और हमें k ही ज्ञात करना है ना। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 4x स्क्वायर, k स्क्वायर मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x के, और 8x को भी इधर ले आता हूँ, 8x दिस इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब यहाँ से ये देखो k स्क्वायर प्लस, और ये जो है 8x है, ये वाला x, इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। तो ये 4k माइनस 8, ये x कॉमन ले लिया, और इधर से प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग तो b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल करें, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा जो है ध्यान रखना, हमने क्वाड्रेटिक किसके रेस्पेक्ट में बनाया, k के रेस्पेक्ट में बनाया। तो k के रेस्पेक्ट में बनाया, तो इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, k स्क्वायर प्लस, और ये 4x के ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखो b क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा, तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, k स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और c क्या है, ये है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x दिस इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा 16x², और इधर से इसको मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो -16x², और इधर से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 8 32x। तो ये हमारा 0 आ रहा है, ये देखो ये कैंसिल हो गया, यानी x हमारा यहाँ 0 आ रहा है, यानी ये हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब ये इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैलिड है, ये रियल सॉल्यूशन को देगा। तो रियल सॉल्यूशन को देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो दिया हुआ है y = 2x + k, ये जो है, और जो पैराबोला में कोई भी लाइन है अगर वो टच करके जाती है तो ये टेंजेंट कहलाती है। और इस टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये होता है y = mx + 2/m। ठीक है, ये टेंजेंट है का इक्वेशन है, इसको याद रखना होगा। तो इसी से कंपेयर करेंगे हम लोग, तो y = mx + a/m, ये a यहाँ रखे रहेंगे, mx + a/m। अब ये a/m आ गया है तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशन y = 2x + k से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अगर कंपेयर किया तो क्या आया, यहाँ पर m = देखो 2 आ गया, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा k = a/m, और यहाँ पर a जो है निकालना पड़ेगा हमको, y² = 8x होता है। तो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y² = 4ax, तो ये 4a = 8 हो गया, यानी a = 2 हो गया। तो यहाँ 2 रखेंगे तो a की वैल्यू भी 2 और m की वैल्यू भी 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो k की वैल्यू 1 आ गया। तो ये आंसर हो गया। समझ पाए बात को। तो इसमें जो है सबसे पहले हमने क्या किया, चेकआउट किया कि ये सोल्यूशन देगा भी कि नहीं देगा, और दिया, फिर उसके बाद हमने ये फार्मूला याद रखिएगा, mx + a/m टेंजेंट की इक्वेशन है कि कोई भी लाइन जो है पैराबोला से अगर टच करके जा रहा है तो उसका जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है पैराबोला की, वो y = mx + a/m होती है। a क्या होता है, y² = 4ax, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोले की वो ये a होती है। ये जो है a फोकस होता है, ऐसे a, 0 फोकस का पॉइंट कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखो 5th प्रश्न के बाद हमारा है 6th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपसे, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड, जीव जो तापमान के व्यापक पारस को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये आपका पृथुताजापी कहलाते हैं। इसमें देखो पृथुताजापी के वे जीव हैं जो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकते हैं। तनुतापी वे जीव हैं जिनकी तापमान उपलब्धता की एक संकीर्ण सीमा होती है। जलवायु विज्ञान में मध्य ताप शब्द का प्रयोग आमतौर पर पृथ्वी के समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले जलवायु के कुछ रूपों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसमें मध्यम मात्रा में गर्मी होती है, सर्दियां इतनी ठंडी नहीं होती हैं कि बर्फ़ से ढकी रहती हैं। महासागरीय जलवायु व्यवस्थाओं के भीतर गर्मियां गर्म होती हैं और महाद्वीप जलवायु व्यवस्था के भीतर गर्म होती हैं। तो ये याद रखिएगा, इस चीज़ को एकदम रट डालिए। अब इसके 7वां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं हमसे, द लॉ ऑफ ड्रैकेन आर रिलेटेड टू विच सिविलाइजेशन, कह रहे हैं जो ड्रैकेन है के कानून किस सभ्यता से संबंधित हैं, तो ये जो है ग्रीस से संबंधित है। ड्रैकेन के कानून ग्रीस सभ्यता से संबंध रखते हैं। ड्रैकेन 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस के एथेंस शहर के पहले विधायक थे। उन्होंने ऐसे कानून लिखे जिन्हें केवल एक अदालत द्वारा लागू किया जाना था। इस संविधान ने शहर की स्थापना के बाद से एथेंस पर शासन करने वाले मौखिक कानून और रक्त विवाद की व्यवस्था को बदल दिया। ड्रैकेन के नियम कठोर होने के लिए जाने जाते थे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करें, निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर, इनमें से कौन सा है जो असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़ा है ना, छोटे से बड़ा। तो यहाँ 11/13 है, फिर 16/19 है, फिर 19/21 है। तो सब में वही है, 19/21, 16/19 और 11/13 सब में वही चीज़ है। तो इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पर 13 है, फिर 19 है और 21 है। या देखो इसमें दो प्रक्रिया है कि या तो इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर के सेम कर दो, और फिर जो दिखे छोटा उसको कर दो, जो जिसका न्यूमरेटर जो है छोटा होगा
वो सबसे छोटा हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया ये है कि आप इनको डिवाइड कर लो, 11/13 डिवाइड करोगे तो 0.846 आएगा। डिवाइड करके फिर जो है इसमें देखो तो 0.9 है, फिर 0.848 और ये 0.846 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, 0.9 वाला हो गया। फिर उससे छोटा 0.84, फिर 0.846 होगा, फिर उससे भी छोटा 0.842 है। तो यानी 3 डेसिमल तक हमें निकालना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, 3 डेसिमल तक। चलो ना, और इसमें तो कुछ बताना है नहीं खास। 9th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता। On which among the following Supreme Court of India does not enjoy appellate jurisdiction? संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, फौजदारी मामलों में अपील, सैन्य मामलों में अपील। तो सैन्य मामलों में अपील के लिए नहीं ये करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय में है। भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है और निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। इसको एक विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिसे 4 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील, विशेष अनुमति द्वारा अपील। आते हैं 10 क्वेश्चन में। फिर 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन द सेंटेंस शी रोट अ लेटर इज। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, एडजंक्शन है, प्रीडिकेट है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, ऑब्जेक्ट है। दिए गए वाक्य सी रोट अ लेटर में अ लेटर वाक्य का ऑब्जेक्ट क्रम है, ये अ लेटर ऑब्जेक्ट क्रम है, ठीक है। अभी 11वें में देखो क्या करें, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे। Which of the following would you regard as discrete variables? ऊंचाई, वजन, मजदूरों को दी गई मजदूरी, एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या। तो एक परिवार में दी गई व्यक्तियों की संख्या है ना। निम्नलिखित असतत चर का प्रतिनिधित्व करता है। एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या या एक कक्षा में छात्रों की संख्या असतत चर को दिखाएंगे। हालांकि वजन एक सतत चर का प्रतिनिधित्व करता है। एक असतत चर केवल एक निश्चित संख्या में मान ले सकता है, इसमें अनंत संख्या में मान नहीं होते हैं। असतत पर चर केवल पूर्ण संख्या मान ले सकते हैं। 12वें क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो द क्वेश्चन। द फूल इन द प्लेस ऑफ विच प्ले राइट प्लेस द फिलोसफर मोस्ट ऑफ द टाइम। मार्लोए, शाह, शेक्सपियर, मिल्टन। तो इसमें मार्लोए है, हु वाज एन एलिजाबेथन पोइट एंड विलियम शेक्सपियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स इन इंग्लिश ड्रामा। अब देखो 13 क्वेश्चन में क्या आपसे कह रहे हैं, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। सेलेक्ट द प्रॉपर्टी विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये तो क्लास 10th के साइंस में आप पढ़े हैं इसको। तो इनमें से कौन सा जो न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन नहीं है, फ्यूजन का रिएक्शन है। फ्यूजन और फिजन में अंतर है। तो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑकर्स इन द सन, स्टार्स एंड हाइड्रोजन बॉम्ब, ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं कि इट डज नॉट रिक्वायर अ क्रिटिकल मास। फिर आपसे क्या कह रहे हैं कि इट न्यूक्लियर फ्यूजन लाइटर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म हैवियर एलिमेंट्स, ये भी बात सही है। तो कह रहे हैं इट ऑकर्स लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, तो ये गलत है। रूम टेम्परेचर में कभी न्यूक्लियर फ्यूजन होता ही नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो सन में होता है। अब सन में का तापमान ही 6000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो रूम टेम्परेचर में थोड़ी होगा, है ना। तो इसमें देखो ये सब बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें कि सूर्य हाइड्रोजन परमाणुओं को जलाता है जो हीलियम नाभिक बनाने के लिए फ्यूज हो जाते हैं और थोड़ी मात्रा में पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके मूल में सूर्य प्रति सेकंड लगभग 620 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन की खपत करता है।
हाइड्रोजन बहुत अधिक तापमान पर गर्म होकर गैसीय अवस्था से प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है। एक महत्वपूर्ण संलयन प्रक्रिया तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस है जो सूर्य सहित सितारों को शक्ति प्रदान करता है। 20वीं शताब्दी में यह माना गया कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं से निकलने वाली ऊर्जा तारकीय गर्मी और प्रकाश की लंबी उम्र के लिए जिम्मेदार है। एक तारे में नाभिक का संलयन इसकी प्रारंभिक हाइड्रोजन और हीलियम प्रचुरता से शुरू होकर वह ऊर्जा प्रदान करता है और नए नाभिक का संश्लेषण करता है। तारे के द्रव्यमान और इसके लिए मूल के दबाव और तापमान के आधार पर विभिन्न प्रतिक्रिया श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। तो इसमें मेन चीज़ है ध्यान रखना कि सन में जो होता है वो फ्यूज़न होता है और जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिससे बिजली उत्पन्न करते हैं वो फिजन होता है। इसको बस याद रखना। और इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन ही होता है जो हाइड्रोजन सूर्यदेव खाते हैं। अब उसके बाद देखो 14 क्वेश्चन में हु वाज द ऑथर ऑफ मुत्खव-उल-लुबाव का लेखक कौन था? तो इसमें जो है खाफी खां है ना, खाफी खां इनके लेखक थे। मुत्खव-अल-लुबाव भारत के इतिहास के बारे में एक फ़ारसी भाषा की किताब है। 1732 के आसपास पूरा हुआ। यह वर्तमान भारत के मुग़ल साम्राज्य में खफ़ी खान द्वारा लिखा गया था। पुस्तक का शीर्ष मुत्खव-उल-लुबाव या मुत्खव-ए-लुबाव के रूप में भी लिम्पायत्रित है। इसे तारिख़-ए खफ़ी खान के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि अकील खान रजी की वकीयत-ए-आलमगीरी सम्राट शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का लेखा जोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये क्लास 9th का है आपका केपलर्स लॉ, याद आ रहा है ना, क्लास 9th में। तो इसमें कह रहे हैं एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन ए स्फेरिकल ऑर्बिट। ये वाला सही है। ये इनमें से क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं? हाँ, आगे दूसरा क्या कह रहे हैं ऑप्शन में, द प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन दे आर फार्दर फ्रॉम द सन देन व्हेन दे आर नियरर। द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। और द टाइम पीरियड रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट आउट बाय द प्लैनेट। तो इनमें से क्या पूछ रहा है? ग्रहों की गति के केपलर के नियम अनुसार। तो केपलर्स लॉ में जो है आपके से प्रश्न में है कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, अब ये कह रहे हैं एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन ए स्फेरिकल ऑर्बिट। तो यहाँ पर एलिप्टिकल ऑर्बिट टाइप में भी होता है और इस तरीके से BCD ऑप्शन है। ये क्लास 9th का है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आप इसका उत्तर ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं कि ग्रहों की गति के केपलर के नियम, कक्षाओं का नियम। पहला नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर से किसी एक फोकस पर चक्कर लगाता है, जैसा कि इस टाइप से चक्कर लगाता रहता है ना। अब उसके बाद देखो क्या करें, क्षेत्रफल का नियम। दूसरा नियम, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है तथा क्षेत्रीय वेग स्थिर है। इस नियम के अनुसार जब सूर्य ग्रह से दूर होता है तो यह धीरे धीरे गति करेगा और जब यह सूर्य के निकट है तो तेजी से गति करेगा। यह कोणीय संकीर्ण के संरक्षण के नियम के समान है। आवर्त का नियम। तीसरा नियम, सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह की परिक्रमा की अवधि T कक्षा की दीर्घ अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। इसमें मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ कि देखो, एक तो ये है कि केपलर फर्स्ट लॉ में कि ये आपका जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पर सन है एक फोकस में, यहाँ सन है और ये जो है हमारी पृथ्वी और इस टाइप से ऐसे चक्कर लगाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो कोई भी प्लैनेट, पृथ्वी हो चाहे प्लूटो हो, सब ऐसे चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर हमारा सूर्य है तो मान लो कि ये यहाँ से ये प्लैनेट है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो यहाँ से यहाँ तक जितना उसको समय लगा, मान लो कि T1 समय लगा, फिर कभी ये यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक आया तो उतना ही टाइम समय लेगा, T1 समय। तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ, ठीक है, और इसको भी यहाँ से इस टाइप से मिला दूँ, तो जो ये एरिया आ रहा है और जो ये एरिया आ रहा है ये दोनों सेम होगा, ध्यान रखना। T1 समय इसको भी मान लो, सपोज करो कि 2 घंटा, 2 घंटे में यहाँ से यहाँ तक चला और ये भी 2 घंटे में
यहाँ से यहाँ चला, तो यहाँ देखो सूर्य पास में है जी। और यहाँ सूर्य जो है दूर है, तो ये बहुत तेज़ी से ज़्यादा चल लेगा, और चूँकि ये दूर है तो ये क्या होगा, इसकी अपेक्षा स्लो मोशन रहेगा। तो जब स्लो रहेगा तो इसका ये जो एरिया होगा इसकी अपेक्षा जो है स्लो है तो कम ही होगा, लेकिन दोनों का 2 घंटे में चलना है, तो चूँकि ये इसका ये वाला जो है एरिया यहाँ पर इसका ये लेटरल स्पेस ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका यहीं पर बढ़ा, तो दोनों जो है 2 घंटे में बराबर एरिया करेंगे। मतलब जो ये A2 है और ये जो A1 एरिया है ये दोनों बराबर आएगा। यही केपलर सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या है कि जो है जो टाइम का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये R क्यूब के है। ये आपका थर्ड है टाइम पीरियड, ये जो है टाइम पीरियड है आपका, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं 16 प्रश्न में आपसे कह रहे हैं किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय का परिकलन जिसमें उसका ताप 95 से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं, सिंपली यहाँ पर आप जो है द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स 40 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट में 80, यहाँ पर 80 से 40 कह रहा है ना, बिकम्स 40 डिग्री फ्रॉम 80 से 40 हो गया, ठीक है। इफ़ द एम्बियंट टेम्परेचर इज 25 देन इन हाउ मच टाइम सेल द टेम्परेचर बिकम 55 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कह रहे हैं आपसे सिंपली कि 80 डिग्री सेल्सियस पहले था, ये 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। कब कितने टेम्परेचर पे, 10 मिनट पे, 10 मिनट के समय पे। तो अब कह रहे हैं आपसे कि अगर आपको एम्बियंट टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 25 डिग्री, मतलब T0 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब आपसे कह रहे हैं कितना समय लगेगा, यानी समय आपसे पूछ रहे हैं कि कितना समय लगेगा 55 डिग्री सेल्सियस 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस होने में। जैसे 80 से 40 होने में 10 मिनट लगा, तो 95 से 55 होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। अगर एम्बियंट टेम्परेचर आपको इनिशियली जो है 25 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो है आपको फार्मूला याद रखिएगा dt/dt, ये T से टेम्परेचर है, ये होता है K और T इनिशियल प्लस T फाइनल अपॉन 2 माइनस एम्बियंट टेम्परेचर, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर Ti इनिशियली क्या था, 80 था, फाइनल क्या हो गया, 40 हो गया, और माइनस T0 तो 25 फिक्स है, रख दीजिएगा, ठीक है। और ये dt/dt क्या होगा, इस वाले केस के लिए लिख दीजिएगा। इस वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल अपॉन टाइम, दिस इज ये पूरा। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू जब पुट आउट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस 40 बटे 10 मिनट। अब उसके लिए अब यहाँ पर ये K लिख दिया हमने, फिर यहाँ पर 80 प्लस 40 बटे 2 माइनस 25। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 80 40 बटे 10 यानी 4, और 80 40 120 बटे 2 यानी 120 बटे 2 यानी 60 में 25 गया तो 35, तो ये आ गया। तो यानी K का मान देखो 4/35 आ गया। अब आपको ये फार्मूला याद होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो इसको कर नहीं पाएंगे। अब इसी जब ये आ गया तो 95 के लिए आप निकाल लीजिए। 95 वाले के लिए क्या होगा, यही सेम फार्मूला फिर से। अब TF की जगह 95 फिर 55 और यहाँ टाइम निकालना है हमको। K की वैल्यू हमें पता है 4/35 रख दिया, फिर से यहाँ पर 95 प्लस 55 बटे 2 माइनस 25, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो 95 माइनस 55 40 बटे 2 4/35, और ये इसको करेंगे तो 95 प्लस 5 100 और 5 50 150 बटे 2 माइनस 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150 में 50 गया तो 100 बटे 2 यानी 50, तो 4/35 गुणे 50 40 बटे T। तो इसको सॉल्व और करते हैं तो ये देखो 4 से ये गया तो ये 10 हो जाएगा, और ये और सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 से देखो ये 0 गया 5 7 गया, तो T आ गया हमारा 7, यानी इसको जो है 7 मिनट लगेगा 95 से 55 होने में। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, भूलिएगा मत। क्या है, dt/dt इक्वल टू K T इनिशियल प्लस T फाइनल अपॉन 2 माइनस T0।
चलिए आते हैं हम लोग 16th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17th में। 17th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे।